सुनीता दुल्हन के अवतार में अपने छोटे से ससुराल में बैठी थी। सामने उसके सास ससुर मनदीप, मेनका, पति अमित और ननद पायल ये सब बैठे थे। रात बहुत हो गई है, अब सब जाकर आराम करते हैं। सुनीता अमित के साथ अपने छोटे से कमरे में आती है। अमित का ये घर काफी छोटा मिट्टी का बना हुआ था। अमित जी, आपने ये घर मिट्टी का ही क्यों बनाया है? मिट्टी के घर तो काफी कमजोर होते हैं ना? पहले हम आज से भी ज्यादा गरीबी में अपना जीवन बिता रहे थे सुनीता। जब से दादाजी की संपत्ति पर सरकार ने कब्जा कर रखा है, तब से पिताजी और बाकी चाचा लोग सब एक दूसरे से अलग हो गए और सब काफी गरीबी में अपना जीवन बिता रहे हैं। अमित के परिवार वाले मिडिल क्लास लोग हैं। तभी अमित अपने पूर्वजों की कहानी सुनीता को सुनाता है। सुनीता पास के गांव में रहने वाली एक गरीब परिवार की बेटी है। अगले दिन सवेरे सुनीता अपने कमरे से बाहर आती है और सबके लिए चाय नाश्ते की व्यवस्था करती है। थोड़ी समय बाद, माँ, मैं काम पर जा रहा हूँ। बेटा, तू कुछ दिन घर पर रहकर आराम कर। शादी की भाग दौड़ में काफी थक चुका है तू। नहीं माँ, मेरा काम पर जाना बहुत जरूरी है। इस समय घर में वैसे भी पैसे नहीं बचे और राशन भी खत्म होने वाला है। तभी अमित अपने काम पर चला जाता है। अमित इसी गांव मोनपुर गांव में मजदूर मिस्त्री का काम करता है। तभी सुनीता अपने ससुराल की छोटी सी रसोई में जाकर मिट्टी के चूल्हे पर खाना बनाने की तैयारी में लग जाती है। परिवार में केवल अमित ही एकमात्र कमाई का जरिया है। बस अब किसी तरह पायल की भी शादी हो जाए ताकि हम अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाए। कुछ दिन बाद एक शाम मनदीप के घर उसका छोटा भाई बलराम आता है। सब आपस में बैठकर बातें करने लगते हैं। नंदनी भाभी, अजय भाई, काकी जी, वो सब कैसे हैं काका जी? अरे वो सब ठीक है अमित बेटा। मैं यहाँ आप सबको एक खुशखबरी देने आया हूँ। अरे पिताजी की संपत्ति का जो हम केस लड़ रहे थे ना, वो केस हम जीत गए हैं। हाँ, मैंने बाकी सबको भी बता दिया है। सब कल हवेली में ही आ रहे हैं। वहाँ बैठकर सब सलाह मशवरे से पिताजी की हवेली बेच देते हैं और सारे पैसे हम सब भाई आपस में बांट लेंगे। बलराम और मनदीप के कई सारे भाई हैं जो अलग अलग गांव में रहते हैं। बलराम के पिता की संपत्ति, उसकी बड़ी सी हवेली सरकार ने कई सालों से अपने कब्जे में ले रखी थी, पर अब जाकर बलराम और उसके भाई वो केस जीत गए थे। थोड़े समय बाद बलराम वहाँ से चला जाता है। मेनका, अब हमारी सारी गरीबी परेशानी दूर हो जाएगी। तुम्हें पता है पिताजी की वो हवेली खरबों रुपयों की बिकेगी। हाँ जी, ससुर जी की हवेली तो सच में काफी बड़ी है। कितने सालों बाद हम हवेली में जाएंगे। अगले दिन मनदीप और उसके परिवार वाले पास के गांव में मनदीप के पिता की बड़ी सी हवेली में आते हैं। ये हवेली 100 कमरों की बड़ी सी हवेली है। तभी वहाँ मनदीप के 8 भाई, उनकी पत्नियाँ, उनके बच्चे और मनदीप की 10 बहनें, उनके पति, उनके बच्चे, ये सब लोग आते हैं और साथ में मनदीप की माँ दामिनी भी आती है। मनदीप और उसके भाई बहनों के परिवार वाले सब लोग कुल मिलाकर 100 लोग थे। तभी सब एक दूसरे से मिलते हैं। रात का समय सब हवेली के बड़े से हॉल में बैठे थे। तो ये तय रहा, हम इस हवेली को बेच देते हैं और पैसा सब भाई बहन आपस में बांट लेते हैं। हाँ, ये सही रहेगा। माँ, ये हवेली आपके नाम है। अब आप ही इसे बेचकर हम सब भाई बहनों को हमारा हिस्सा दे दीजिए। बच्चों, मेरी बात तो सुनो। तुम सब क्यों इस हवेली को बेच रहे हो? तुम्हारे पिताजी ने बड़ी मेहनत से ये हवेली बनाई थी। तुम सब मिलकर इसी हवेली में रहो ना। माँ, हम इतने सारे लोग एक साथ कैसे रह पाएंगे इस हवेली में? बेटा, अब तो मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ। मेरे जीवन का भी अब कोई भरोसा नहीं रहा। बरसों से मेरी ख्वाहिश थी कि मेरी आखिरी समय में मेरे सभी बच्चे मेरे साथ हो। मेरी खातिर तुम सब यहाँ मिलकर रहो ना बच्चों, मुझे अच्छा लगेगा। अब सब भाई बहन आपस में सलाह मशवरा करके अपनी बाकी बात मान लेते हैं और सब उस बड़ी सी हवेली के 100 कमरों में रहने लगते हैं। अगले दिन दामिनी के इस परिवार में 10 बहुएं थी। सब लोग घर के हॉल में बैठे थे। इस घर में टोटल 10 बहुएं हैं। अब 10 बहुओं को 10-10 दिन के लिए हर काम बांट लेने होंगे। जैसे नंदनी बहू 10 दिनों तक सबके कपड़े धोएगी, सुनीता बहू 10 दिनों तक सबके लिए खाना बनाएगी और बाकी बहुएं बाकी दूसरे काम करेगी। 10 दिन बीत जाने के बाद फिर सब दूसरे काम करेंगे। अब सब इस बात से राजी हो जाते हैं और सुनीता पर पहले ही बार में आ जाती है। 100 लोगों के लिए 10 दिनों तक रोज खाना बनाने की जिम्मेदारी। अगले दिन सवेरे
सुनीता रसोई में आती है। सुनीता बहू, इस घर में कुल 100 लोग हैं और यहाँ गैस चूल्हे पर 100 लोगों का खाना नाश्ता नहीं बन पाएगा। इन सब में काफी ज्यादा गैस खर्च होगा। बाहर आंगन में मिट्टी के 10 चूल्हे हैं। तू जाकर सबके लिए उन्हीं पर खाना और नाश्ता बना। दामिनी वहाँ से चली जाती है। 100 लोगों के लिए खाना नाश्ता बनाना होगा मुझे। बाप रे, अब तो मैं मर गई। शादियों में जिस बड़े बर्तनों में खाना बनाया जाता है, सुनीता वैसे ही बड़े बड़े बर्तन और सारी सामग्री लेकर बाहर आती है और 10 चूल्हों को जलाकर उन पर अलग अलग किस्म के पकवान बनाने लगती है। अब परिवार के हर सदस्य को अलग अलग पकवान खाने थे। इतना खतरनाक काम पहले मुझे ही मिल गया। 100 लोगों के लिए खाना बनाते बनाते तो मेरी हालत खराब हो जाएगी। तभी 2 घंटे तक सुनीता खाना बनाने में लगी रही। ऊपर से बाहर आंगन में कड़ाके की धूप से सुनीता का पूरा शरीर पसीने में भीग चुका था। बाप रे, ये गर्मी, मेरा तो पूरा शरीर पसीने में गीला हो गया। 2 घंटों से मैं खाना बना रही हूँ पर अब तक खाना बना ही नहीं। अरे कोई तो आओ मेरी मदद करने के लिए। सुनीता की हालत खराब होती जा रही थी। करीब 4 घंटे की कड़ी मेहनत के बाद सुनीता जैसे तैसे 100 लोगों के खाने की व्यवस्था कर देती है। बाप रे, अगर इतने लोगों का खाना मैं किसी होटल में बनाती तो मैं हजारों रुपए कमा लेती थी। अमित जी, ये किस परेशानी के दलदल में लेकर आ गए मुझे आप। थोड़े समय बाद सब घर में बैठकर एक साथ खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद खाना बनाते बनाते तो पीठ दर्द करने लग गई मेरी। चलो अब थोड़ी देर कमरे में जाकर आराम कर लेती हूँ। सुनीता कमरे में जाकर आराम करती है। थोड़े समय बाद दामिनी सुनीता के पास आती है। दादी माँ, आप? बहू, इस घर में 100 लोगों का खाना बनता है और सबके लिए अलग अलग पकवान बनते हैं। अब इतना सारा खाना बनाने में समय भी तो जाएगा ना, इसीलिए तू जाकर अभी से खाने की तैयारी शुरू कर दे। दामिनी कमरे से बाहर चली जाती है। ये कैसे घर में आ गए हम? यहाँ तो आराम ही हराम हो चुका है मेरा। तभी मेनका अमित वहाँ आते हैं। माँ जी, 100 लोगों के लिए मुझ अकेली को खाना बनाना पड़ रहा है। इतना खाना नहीं बनाया जा रहा है मुझसे। बहू, बाकी बहुएं भी तो अकेली अपना अपना काम कर रही है ना, तो तुझे खाना बनाने में क्यों तकलीफ हो रही है? माँ जी, अमित जी, हम लोग वापस अपने घर चलते हैं ना। यहाँ इतने लोगों में हम कैसे रह पाएंगे? ऐसा लग रहा है जैसे हम किसी घर में नहीं बल्कि एक गाँव में रहने आ गए हैं। तुम पागल हो क्या सुनीता? अगर हम यहाँ से चले गए ना तो सब चाचा जी और बुआ जी मिलकर ये हवेली बेच देंगे और फिर हमें फूटी कौड़ी तक नहीं मिलेगी। अमित सही कह रहा है बहू, बस माँ जी की सांसें रुकने तक हमें यहाँ रहना है। जैसे ही माँ जी इस दुनिया से गए, हम भी अपना हिस्सा लेकर यहाँ से चले जाएंगे। अमित मेनका वहाँ से चले जाते हैं। दादी माँ के मरने से पहले कहीं मैं ही संसार से न चली जाऊँ। भगवान जी, ये मैं कहाँ फंस गई? तभी सुनीता आंगन में आकर फिर से शाम तक खाने की व्यवस्था करने लगती है। अब इधर बाकी बहुओं का भी लगभग यही हाल था। बहरहाल इसी तरह 10 दिन बीत जाते हैं। अब सुनीता को कपड़े धोने का काम सौंप दिया जाता है। ये काम खाना बनाने से भी ज्यादा खतरनाक था। अब 100 लोगों के काम करते करते और सबके लिए हर 10 दिनों तक खाना बनाने से सुनीता का हाल से बेहाल हो जाता है। एक शाम सुनीता अपनी बचपन की सहेली दीप्ति के घर आती है और उसे अपने ससुराल की सारी परेशानियाँ बताती है। क्या 100 लोगों का ससुराल? पागल हो चुकी हूँ यार मैं उस घर में। ना अमित जी वहाँ से निकल रहे, ना माँ जी। अब तू ही बता कैसे मैं उस दलदल से बाहर निकलूं? दोनों आपस में बातें करने लगते हैं। एक रास्ता है इस परेशानी से बाहर निकलने का। सुनीता, तू न अपने 100 लोगों के ससुराल में एक दूसरे के बीच झगड़ा लगाती जा। जब सब एक दूसरे से लड़ने झगड़ने लगेंगे ना, तो सब खुद ही एक दूसरे से दूर होते जाएंगे और फिर धीरे धीरे सब वहाँ से चले जाएंगे। अरे हाँ दीप्ति, क्या गजब का आइडिया बताया तूने। ये बात मेरे दिमाग में क्यों नहीं आई? सुनीता को दीप्ति का उपाय पसंद आता है और वो हवेली में आकर अपनी दादी सास के पास उसके कमरे में जाती है। दामिनी अकेले अपने कमरे में बैठी थी। दादी माँ, आपको पता है राकेश चाचा और बलराम चाचा ये सब मिलकर आपको जान से मारने का प्लान बना रहे हैं। ये सुनकर दामिनी के होश उड़ जाते हैं। क्या बकवास किए जा रही है तू? मैं सच कह रही हूँ दादी माँ। मैंने सुना चाचा लोग आपस में बात कर रहे थे कि माँ तो अब मर नहीं रही, तो हम सब कल रात को धोखे से माँ को हवेली से बाहर ले जाएंगे और उन्हें जान से मार देंगे। उसके बाद माँ की ये हवेली हमारी हो जाएगी और
और हम इसे बेच देंगे। सुनीता की बातें सुनकर दामिनी के होश उड़ जाते हैं। तभी सुनीता दामिनी को उसके ही बेटों के खिलाफ बहका देती है। थोड़े समय बाद चलो एक काम तो हो गया, अब बाकी लोगों को बहकाती हूँ। सुनीता राकेश के कमरे में आती है। काका जी, मैंने सुना कि बलराम काका आपको और मेरे ससुर जी को जान से मारने वाले हैं। क्या? हाँ, वो कह रहे थे कि हमारे जितने भाई कम होते जाएंगे, इस हवेली में इससे इतने ही कम होंगे और हमें ज्यादा पैसे मिलेंगे। अब राकेश भी सुनीता के बहकावे में आ जाता है। अब इसी तरह सुनीता पूरे 100 लोगों को एक दूसरे के खिलाफ झूठ बोलकर बहकाती जाती है और सबको एक दूसरे का दुश्मन बना देती है। रात का समय, बस अब कल सवेरे का इंतजार है। इस हवेली में ऐलान जंग शुरू हो जाएगी। अगले दिन सुनीता दामिनी कमरों से बाहर आते हैं तो बाहर पूरे परिवार वाले एक दूसरे को मार पीट रहे थे। सब एक दूसरे से भयंकर अंदाज में लड़ाई कर रहे थे। अरे अरे, ये क्या हो रहा है? सब लोग आपस में लड़ाई क्यों कर रहे हो? दामिनी सबको समझाने लगती है तो सब बार बार दामिनी को धक्का देकर नीचे गिराते जाते हैं और इन सब में आखिरकार दामिनी की मौत हो जाती है। अरे बाप रे, माँ जी, ये क्या हो गया? हमसे तो माँ का खून हो गया। भागो! सब वहाँ से भाग जाते हैं और सब अपने अपने घर वापस चले जाते हैं। इधर दामिनी की लाश उसी हवेली में पड़ी रही। उसके बाद मनदीप और उसके भाई और बहनों ने कभी अपनी उस हवेली की ओर मुड़कर नहीं देखा। अब इस पूरे खेल में बेचारी दामिनी की जान तो गई, पर सुनीता को इतने सारे कामों से छुटकारा भी मिल गया और वो अपने सास ससुर नंद और पति के साथ खुशी खुशी अपना आगे का जीवन बिताने लगी। हे भगवान, इधर आइए, सब देखिए चिंटू ने यहाँ क्या कर दिया। मेघा जोर से चिल्लाकर सब घर वालों को अपने पास बुलाती है। मेघा की आवाज सुनकर उसकी सास उर्मिला और उसकी जेठानी सेजल दौड़कर मेघा के पास जाती है। क्या हुआ बहू, सब ठीक तो है? तुम इतनी तेज क्यों चिल्ला रही हो? ये देखिए दीदी, आपके लाडले बेटे ने क्या किया। आपके लाडले बेटे चिंटू ने घर की अच्छी खासी दीवार का सत्यानाश कर दिया। देखिए जरा कैसे अपने स्कूल के कलर से दीवार पर ये चित्र बना दिए हैं। सारी दीवार खराब कर दी इसने तो। कहाँ है ये चिंटू? बताती हूँ अभी इसे। और सेजल, तूने भी ध्यान नहीं दिया, ना जाने कब चिंटू ये सब काम कर गया। माँ जी, मैं तो काम में व्यस्त थी और आप ज्यादा गुस्सा मत होइए। सिर्फ दीवार ही तो है, अगले साल पेंट करवा लेंगे। चिंटू तो अभी बच्चा है, उसे क्या पता कहाँ चित्र बनाने चाहिए कहाँ नहीं। दीदी, आपने ही इस लाड प्यार से चिंटू को अपने सर पर चढ़ा रखा है। इस हरकत की वजह से उसे डांट तो पड़नी ही चाहिए। अरे जाने भी दो इस बात को मेघा, इस बात पर लड़ने से अच्छा है घर के काम कर लेते हैं। वैसे सेजल सही ही कह रही है, अब जो होना था वो तो हो ही गया। अब यहाँ समय खराब करने से अच्छा है कि तुम दोनों अपना अपना काम कर लो। चिंटू जब खेल कर वापस आएगा तो मैं उसे समझा दूंगी। ठीक है माँ जी। माँ जी, आप चिंटू को अच्छे से समझा देना, दोबारा वो ऐसी शरारत ना करे। नहीं करेगा मेघा, तुम बेकार में परेशान हो रही हो। जैसे तैसे ये बात खत्म होती है। मेघा और सेजल अपने अपने काम में व्यस्त हो जाती है, मगर जैसे ही सेजल रसोई में जाती है वो रसोई का हाल देखकर हैरान रह जाती है। माँ जी, मेघा जल्दी यहाँ आइए, देखिए रसोई का क्या हाल हो गया है। अब इसे क्या हो गया? जरूर चिंटू की ही कोई शरारत होगी। इस बार सेजल की आवाज सुनकर उर्मिला और मेघा सेजल के पास जाते हैं। अब तूने चिल्लाना क्यों शुरू कर दिया? अब क्या कर दिया आपके चिंटू ने? चिंटू ने नहीं, बल्कि बबलू ने रसोई का ये हाल कर दिया। और वो देखिए, बबलू ने सारा आटा भी गिरा दिया। हे भगवान, सारी रसोई में अफरा तफरी मचा दी है बबलू ने तो। आज इसकी खैर नहीं, आने दे इसे। पहले दीदी आप ये बताइए कि आपके पास क्या सबूत है कि ये शरारत मेरे बबलू ने ही की है। ये भी तो हो सकता है कि आपके चिंटू ने ही ये सब किया हो। आपका चिंटू कोई कम थोड़ी है, पूरे दिन घर में उधम मचाए फिरता है। मेरा चिंटू ये काम कर ही नहीं सकता। मैं चिंटू को अच्छे से जानती हूँ।
ये हरकत तो तुम्हारे बबलू ने ही की है। नहीं, ये आपके चिंटू की शरारत है। अरे अरे अरे, तुम दोनों ने आपस में लड़ना क्यों शुरू कर दिया? आने दो दोनों बच्चों को, उनसे ही पूछ लेंगे किसने क्या किया है और उस हिसाब से बच्चों को भी सजा दे देंगे। जी माँ जी, आज चिंटू को कोई कड़ी सजा देना। मेरे चिंटू को ही क्यों, सजा तो बबलू को भी मिलेगी। वो क्या शरारतें कम करता है? थोड़ी देर बाद चिंटू और बबलू अपनी अपनी माँ के पास जाते हैं। मेरे बेटे का सारा चेहरा रंग में रंग दिया इस शैतान चिंटू ने। तुम्हारा बबलू कौन सा कम है? देखो मेरे चिंटू का इसने क्या हाल कर दिया। सिर से पांव तक इसे आटे में नहला दिया है। इसने ये आज अच्छा नहीं किया। अरे अरे बहू, मैं पहले बच्चों के झगड़ों को सुलझाऊं या फिर तुम दोनों के झगड़े? पहले तुम दोनों लड़ना बंद करोगी या नहीं? ठीक है माँ जी, ठीक है, आप ही कुछ कहिए माँ जी। चिंटू और बबलू, सच सच बताओ, घर की दीवार पर किसने चित्रकारी की है? हम दोनों साथ में खेल रहे थे दादी, मगर फिर बबलू मुझसे मेरा कलर छीनने लगा था तो मैंने इसके मुंह पर रंग चला दिया। और रसोई में रखा आटा किसने गिराया? हम दोनों ही रसोई में खाना ढूंढने गए थे और तभी मुझसे आटे का डब्बा चिंटू के ऊपर गिर गया दादी। हम दोबारा ऐसा नहीं करेंगे दादी। ऐसे ही अच्छे बच्चे बनकर रहना दोनों। चलो अब जाओ, अपने कमरे में जाकर पढ़ाई करो। और हाँ, तुम दोनों भी अब अपने अपने काम करो। इस तरह बच्चों और बड़ों का झगड़ा खत्म होता है और सब अपने अपने काम में व्यस्त हो जाते हैं। अगले दिन सेजल, मेघा, कहाँ हो तुम दोनों? इधर आओ जल्दी, ये देखो। उर्मिला की ये आवाज सुनकर ही मेघा और सेजल टेंशन में आ जाती है। हे भगवान, कहीं बबलू ने फिर कुछ ना कर दिया हो। ना जाने अब चिंटू ने कौन सी शरारत कर दी होगी। लेकिन एक मिनट दीदी, हमारे बच्चे तो अभी स्कूल गए हैं। अरे हाँ, बच्चे तो स्कूल में हैं, तो शरारत कैसे कर सकते हैं? मैं तो बेकार में ही डर गई थी। लेकिन फिर माँ जी हमें इस तरह क्यों बुला रही हैं? चलो चल कर देखते हैं। मेघा और सेजल अपनी सास के पास जाते हैं। जी माँ जी, कहिए। ये देखो, कल तुम्हारे ससुर जी चिंटू और बबलू के लिए ये नए खिलौने लेकर आए थे, मगर इन्हें बच्चों को देना ही भूल गए। ये लो, तुम दोनों ये खिलौने बच्चों को दे देना। ओह, तो आप इसके लिए हमें बुला रही थी? हम तो बेकार में ही परेशान हो गए थे। माँ जी, मैं तो ये कह रही हूँ कि बच्चे स्कूल से आते ही होंगे, वो खुद ही खिलौने ले लेंगे। और अगर आप उन्हें खिलौने अपने हाथ से देंगी तो वो देखना ज्यादा खुश होंगी। अच्छा ठीक है, तो मैं ही बच्चों को ये खिलौने दे दूंगी। थोड़ी देर बाद चिंटू और बबलू और आते ही दादी के कमरे में चले जाते हैं। दादी, हमें माँ ने बताया कि आपके पास नए खिलौने हैं। हाँ दादी, जल्दी से दीजिए ना हमें नए खिलौने। हाँ बच्चों, कल तुम्हारे दादाजी तुम्हारे लिए ये खिलौने लेकर आए थे। ये लो, खेल लो इनसे। उर्मिला दोनों बच्चों को एक एक खिलौना पकड़ा देती है। मुझे बबलू वाला खिलौना चाहिए दादी। नहीं, मैं अपना खिलौना नहीं दूंगा। बबलू इधर दे, मुझे खिलौना मेरा है। नहीं, ये मेरा है। नहीं, ये मेरा है। मैं अभी माँ को बुलाऊंगा। मैं भी अपनी माँ को बुला लूंगा। उर्मिला को लगा कि बच्चे खिलौने देखकर खुश हो जाएंगे, मगर यहाँ तो उल्टा हो गया। बच्चे इतने शरारती थे कि खेलने की जगह दोनों बच्चे आपस में लड़ बैठे। बच्चों के लड़ने की आवाज सुनकर उनकी माँ मेघा और सेजल भी वहाँ आ गई। ये क्या, फिर से बबलू ने लड़ना शुरू कर दिया? दीदी जरा ध्यान से देखिए, मेरा बबलू नहीं, आपका चिंटू मेरे बेचारे बबलू से लड़ रहा है। नहीं, तुम्हारा बबलू ज्यादा शरारती है, उसने ही मेरे चिंटू का खिलौना छीन लिया। नहीं, बल्कि आपका चिंटू मेरे बबलू के खिलौने के पीछे पड़ा है। ओफो, एक तरफ बच्चे आपस में लड़ रहे हैं और दूसरी तरफ इन दोनों ने भी एक दूसरे से लड़ना शुरू कर दिया। अब किन्हें पहले शांत कराऊं? सबके झगड़ों के बीच उर्मिला को भी गुस्सा आ जाता है और उर्मिला सब पर चिल्ला पड़ती है। बस बहुत हो गया, अब सब शांत हो जाओ, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। उर्मिला की उस आवाज के आगे सब डर से सहम जाते हैं। चिंटू और बबलू, लाओ इधर दो सब खिलौने।
तुम दोनों को अब कोई खिलौना नहीं मिल रहा है और तुम दोनों खड़ी खड़ी क्या देख रही हो? जाकर अपना काम करो और मेरे लिए 1 कप चाय भिजवाओ। मेरा तो सर दर्द हो गया तुम लोगों के झगड़ों से। ठीक है माँ जी, जाते हैं। मैं अभी चाय बना कर लाती हूँ माँ जी, आप शांत हो जाइए। दादी खिलौने। कोई खिलौने नहीं मिलेंगे अब तुम्हें। जाओ जाकर पढ़ाई करो, नहीं तो खिलौने के बदले सजा मिलेगी। उर्मिला का गुस्सा देखकर बच्चे और बड़े सब फौरन वहाँ से गायब हो जाते हैं और अपने अपने काम में व्यस्त हो जाते हैं। आज थोड़ा अच्छे से तैयार हो जाना, खूब मेकअप करना और चाहे तो ब्यूटी पार्लर से अपना मेकअप करवा ले। तुझे देखने लड़के वाले आते ही होंगे, उन्हें बिल्कुल शक नहीं होना चाहिए कि तू 10वीं फेल है। माँ, आप चिंता मत कीजिए, मैं ऐसे तैयार होंगी कि लड़के वाले मुझे देखते रह जाएंगे और पहली नजर में मुझे पसंद करके रिश्ता पक्का कर ही देंगे। मैं भी बस यही चाहती हूँ कि ये रिश्ता पक्का हो जाए। बहुत मुश्किल से इतना अच्छा लड़का मिला है। कब तक आ रही है मेहमान? बस आते ही होंगे 1-2 घंटे में। तू बस जल्दी से तैयार होकर आ। ठीक है माँ, और आप भी पूरी तैयारी करके रखिएगा। मेहमान नवाजी में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। बस एक बार ये शादी हो जाए, उसके बाद फिर हम देख लेंगे। हाँ, ठीक कहा। नीलम को देखने के लिए लड़के आने वाले थे, जिनके स्वागत के लिए उसकी माँ अनीता ढेरों तैयारियां कर रही थी। अब लड़के वाले भी अपनी फुल तैयारी में थे। ध्यान रखना हर बात का, सबके सामने अच्छे से पेश आना। राजू, तुझे तो पता ही है बड़ी मुश्किल से ये रिश्ता आया है। अगर यह बात नहीं बनी तो मुझसे दोबारा रिश्ता ढूंढने के लिए नहीं कहना। मैं थक गई हूँ तेरे लिए रिश्ता देखते देखते। ठीक है माँ, इस बार कुछ गड़बड़ नहीं होगी। जैसा आपने कहा मैं वैसा ही करूँगा। हाँ, इसी में तेरी भलाई है। थोड़ी देर बाद ही राजू और रेखा दोनों लड़की वालों के घर यानी अनीता के घर पहुंचते हैं। अनीता दोनों का अच्छे से स्वागत करती है। आइए आइए, बड़ी देर कर दिया आपने आने में। हम आपका लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। चलिए कोई नहीं, मैं आपके लिए चाय नाश्ता लेकर आती हूँ, फिर हम आराम से बैठकर बातें करेंगे। अनीता सबके लिए चाय नाश्ता लगाती है, जिसके बाद सब बैठकर बातें करते हैं। अच्छा, एक बात बताइए बहन जी, आप अपने लड़के का रिश्ता तय करने आई है, मगर भाई साहब क्यों नहीं आए? उन्हें तो यहाँ होना चाहिए था। जी, आप सही कह रही है, उन्हें यहाँ होना चाहिए था, मगर क्या करे, वो जिस कंपनी में काम करते हैं वहाँ उन्हें छुट्टी ही नहीं मिल रही। अब वो डायरेक्ट अपने बेटे की शादी में आएंगे। अच्छा, वैसे नीलम के पापा भी कहीं नजर नहीं आ रहे? दरअसल वो भी काम के सिलसिले में शहर से बाहर गई है, इसीलिए वो भी आप सबसे बाद में ही मिल पाएंगे। अच्छा, तो अब हम जिसे देखने आए हैं उसे तो बुला लीजिए। हमारी नीलम कहाँ है? मैं अपनी होने वाली बहू को देखने के लिए काफी बेताब हूँ। मैं अभी उसे बुलाती हूँ। थोड़ी देर में नीलम सज संवर कर मेहमानों के सामने आती है और शर्माती हुई वहाँ बैठ जाती है। हमारी होने वाली बहू दिखने में तो बहुत खूबसूरत है, क्यों? सही कह रही हूँ ना राजू? जी माँ, आपने सही कहा। वैसे आपका बेटा राजू भी बहुत अच्छा है। मैंने सुना है आपके बेटे ने बहुत पढ़ाई की है और अच्छी नौकरी। और नहीं तो क्या, राजू हमारा बचपन से ही पढ़ाई में होशियार रहा है और देखिए इसी वजह से ये आज बहुत बड़ा इंजीनियर बन चुका है। क्या? इंजीनियर? वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है बहन जी। और आपकी बेटी ने कहाँ तक पढ़ाई की है? मेरी बेटी भी पढ़ाई में आगे रही है। इसने एक नहीं बल्कि कई महंगे महंगे कोर्स कर रखे हैं। प्लीज ईट दिस समोसा, आई दिस कुक एंड टेल मी हाउ यू लाइक। देखा मेरी बेटी कैसे पटर पटर इंग्लिश में बोलती है। भाई, हमारी समझ में तो नहीं आती इतनी इंग्लिश। वैसे समझ में तो मेरे भी नहीं आई, तेरी समझ में आई क्या राजू? क्या कह गई है इंग्लिश में? नहीं माँ, जो भी इसने कहा मेरे भी सर के ऊपर से निकल गया।
लेकिन ऐसे दिखावा करना जैसे तू समझ गया। ठीक है, हमारी पोल नहीं खुलनी चाहिए। नीलम ने कहीं गलत इंग्लिश तो नहीं बोल दी? इन्हें इतना टाइम क्यों लग रहा है जवाब देने में? ये भी ना, इतनी ओवर एक्टिंग करने की से क्या जरूरत थी? गुड गुड, वेरी गुड। समोसे के साथ 2 कटिंग चाय भी देना। क्या? अरे इसका मतलब है इसे समोसे के साथ चाय पीना पसंद है। ये इंजीनियर है ना, तो जब भी चाय का ऑर्डर देता है अपने ऑफिस में तो ऐसे ही देता है, इसीलिए अब भी इसके मुंह से यही निकला। ओ अच्छा, तो लीजिए ना आप चाय और समोसा, शर्माइए नहीं। बहन जी, चाय समोसा छोड़िए, अब हमारे राजू को तो आपकी बेटी बहुत पसंद है और मुझे भी। आप बताइए, हम आपके घर बारात कब लेकर आए? ये सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। हमें भी राजू बहुत पसंद है, तो जल्द से जल्द कोई अच्छा मुहूर्त निकाल कर दोनों की शादी इसी महीने करा देते हैं। ठीक है अनीता जी, हमें मंजूर है। इस तरह नीलम और राजू का रिश्ता पक्का हो जाता है और नीलम शादी करके अपने ससुराल आ जाती है। नीलम ससुराल में, अरे आप इतनी जल्दी ऑफिस जा रही हैं? अभी तो सिर्फ 6 ही बजे हैं। हाँ, मैं इतनी जल्दी ऑफिस जाता हूँ। और आएंगे कब? 10 या 11 बज जाएंगे। ये कौन सी कंपनी है जो किसी इंजीनियर से इतने लंबे समय तक काम करवाती है? बहुत बड़ी कंपनी है नीलम, इसीलिए ज्यादा काम करना पड़ता है। तुम नहीं समझोगी। अच्छा, मगर आप अपना कोट पैंट पहन कर तो ऑफिस जाइए। ये क्या घर के कपड़े पहन रखे हैं आपने? अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया, लेकिन मुझे देर हो रही है, इसीलिए मैं आज ऐसे ही जा रहा हूँ। ये तो बड़ी अजीब बात है। थोड़ी देर बाद नीलम की सास नीलम को अपने पास बुलाती है। जी माँ जी, कहिए, आप मुझे क्यों बुला रही थी? हाँ बहू, मुझे तुझसे एक काम था। जरा ये दवाई देखकर बता कि ये किस चीज की दवाई है, बहुत दिन से घर में रखी है। क्या ये दवाई? हाँ बहू, इस पर जो भी लिखा है सब इंग्लिश में लिखा है। अब मुझे तो इतनी इंग्लिश आती नहीं, तू इतनी पढ़ी लिखी है तो तू ही पढ़कर बता दे। रेखा की ये बात सुनकर नीलम के पसीने छूट जाते हैं। लगता है आज मेरी पोल खुल ही जाएगी कि मैं ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं हूँ। इतने में कुकर की सीटी की आवाज सुनाई देती है और नीलम इसी का बहाना बनाकर अपनी सास की नजरों से गायब हो जाती है। माँ जी, कुकर की सीटी बज रही है, आप जरा रुकिए, मैं इस दवाई को बाद में देखूंगी। पहले मैं रसोई में जाकर सब्जी देख लूं। अच्छा चल ठीक है, पहले तू खाना बना ले। आज तो मैं जैसे तैसे बच गई। अगले दिन, ये क्या राजू जी के कपड़ों पर चाय के इतने धब्बे? ऐसा लग रहा है मानो राजू जी कोई इंजीनियर नहीं बल्कि चाय बेचने वाले हो। खैर, मैं भी ना जाने क्या क्या सोचती रहती हूँ। मेरे पति तो इंजीनियर है, हो सकता है गलती से उनके कपड़ों पर चाय गिर गई हो। बहू, चल आज दोनों बाजार चलते हैं और घर का कुछ सामान ले आते हैं। अच्छा ठीक है माँ जी। रेखा और नीलम दोनों मिलकर खरीदारी करने बाजार जाते हैं। दोनों जाते तो खुशी खुशी हैं, मगर दोनों लड़ते झगड़ते हुए मैं भी अपने बेटे को बुला लेती हूँ और उसे तेरा सारा सच बता दूंगी। वहीं आप सबको सबक सिखाएंगी। आपने हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। मैं भी अपने बेटे को बुला लेती हूँ और उसे तेरा सारा सच बता दूंगी। थोड़ी देर में वहाँ सब इकट्ठे हो जाते हैं। देखिए माँ, इन लोगों ने हमें बहुत बड़ा धोखा दिया है। राजू जी इंजीनियर नहीं है बल्कि ये चाय बेचते हैं। आज जब मैं बाजार गई तो रास्ते में एक छोटी सी दुकान में इन्हें मैंने अपनी आंखों से चाय बेचते हुए देखा था। इतना बड़ा धोखा किया बहन जी आपने हमारे साथ। हमने धोखा किया है तो क्या आपने नहीं किया? आपने भी तो झूठ बोला कि आपकी लड़की ने महंगे महंगे कोर्स किए हैं, बहुत ही पढ़ी लिखी है, ये है वो। मगर जैसे ही मैं इसे अपने साथ एक दुकान पर ले गई और इससे 4 सामान का हिसाब लगाने को कहा तो इसने सब सच उगल दिया कि ये अनपढ़ है, 10वीं फेल है, इसे कुछ नहीं आता। भले ही मेरी बेटी पढ़ना लिखना नहीं जानती, मगर आपके बेटे से तो अच्छी है, कम से कम चाय तो नहीं बेचती। मेरा बेटा चाय बेचकर मेहनत करके पैसे कमाकर घर में ला रहा है, वो क्या गलत कर रहा है?
ठीक है, ले जाइए फिर अपनी बेटी को यहाँ से। अनीता और रेखा दोनों गुस्से में ये बात कह तो देती है, मगर फिर रमन मन ही मन सोचने लगती है। अब कहाँ नीलम के लिए कोई नया रिश्ता ढूंढूंगी। लड़का भले ही चाय बेचने वाला हो, मगर पैसे तो कमा रहा है। नीलम भले ही पढ़ी लिखी नहीं है, मगर घर का काम काज तो अच्छे से संभाल रही है। ये चली गई तो मैं दूसरी बहू कहाँ से ढूंढूंगी। मुझे लगता है बहन जी, हमें इतना गुस्सा नहीं करना चाहिए। आप सही कह रही है, अब जो हो गया सो हो गया। नीलम, तुम्हारी शादी राजू से हो चुकी है। अब वो जैसा भी है वो ही तुम्हारा पति है और रहेगा। इसलिए तुम भी शांत हो जाओ और मिलजुल कर रहो, यही बेहतर होगा। हाँ, और राजू तू भी बहू का पूरा ख्याल रखना और इसे हमेशा खुश रखने की कोशिश करना। ठीक है माँ। ठीक है माँ, आप कहती हो तो मैं आपकी बात मान लेती हूँ। हाय दहिया, ये कौन है? हट हट, कौन आ गया है मेरे घर में? अरे प्रिया के पापा, जल्दी आइए, देखिए ये कौन भूत घर में घुस आया है। अरे माँ जी, शांत हो जाइए, ये मैं हूँ, आपकी बहू किरण। डरिए मत, मैं ही हूँ किरण। किरण, ये क्या थोप रखा है तूने मुंह पर? कोई भी देखेगा तुझे तो डर ही जाएगा। माँ जी, ये एक्सपेंसिव फेस पैक है, इससे स्किन ग्लो करती है। इससे स्किन ग्लो करे या ना करे, लेकिन आज तेरे इस फेस पैक की वजह से मेरी तो जान ही निकल जाती। आज के बाद मेरे सामने ऐसे भूत बनकर मत आना। ये सब चीजें अपने कमरे में ही बैठकर लगाया कर। अच्छा अच्छा, ठीक है माँ जी। सुनीता की बहू किरण को सजने संवरने का बहुत शौक था। वो आए दिन स्किन केयर करती रहती थी और बहुत मेकअप भी करती थी। भाभी, आज आप कहाँ जा रही हैं? मैं तो कहीं नहीं जा रही प्रिया। तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं कहीं जा रही हूँ? भाभी, आपने आज इतना मेकअप जो कर रखा है, ऐसा लग रहा है जैसे आप किसी पार्टी में जाने वाली हो। ओह नहीं नहीं, मैं तो घर में ही हूँ, और घर में भी तो सुंदर बनकर रहना चाहिए कि नहीं? घर में तो इतना सारा मेकअप करने की क्या जरूरत है भाभी? घर में तो सिंपल भी रहा जा सकता है। तुम नहीं समझोगी, जाने दो। भाभी, खाना बन गया आज का? मैं तुमसे यही कहने वाली थी प्रिया कि आज का खाना तुम ही बना लो। किचन में काम करने से मेरा मेकअप खराब हो जाएगा। तो फिर इतना मेकअप आपने किया ही क्यों है भाभी? अच्छा बताइए, घर की साफ सफाई तो आपने कर ही दी होगी। साफ सफाई? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, मैं साफ सफाई करूंगी? हाँ, पता है कितनी धूल और बैक्टीरिया मेरे फेस पर लग सकते हैं। मैं इन सब कामों से दूर रहना ही पसंद करती हूँ। तो फिर ये सब काम कौन करेगा भाभी? तुम करोगी, और कौन करेगा? वैसे भी तुम्हें तो अच्छे से रहना आता नहीं, और ना ही तुम्हें अपनी स्किन का ख्याल रखना होता है, इसलिए तुम घर का काम ही कर लो, यही बेहतर होगा। चलो, मैं अपने कमरे में आराम करने जा रही हूँ। मैं ज्यादा बात करूंगी तो मेरे फेस पर लाइन आ जाएगी। इतना कहकर किरण वहाँ से चली जाती है और प्रिया को मजबूरन घर का सारा काम करना पड़ता है। अब बहुत हो गया भाभी के नखरे, ऐसा नहीं चलेगा। घर में मेकअप करके सारा दिन आराम फरमाती है। आज तो मैं माँ से भाभी की शिकायत करके रहूंगी। प्रिया अपनी माँ के पास जाती है और भाभी की वो सारी बातें बताती है, जिन वजह से प्रिया को घर का सारा काम अकेले ही संभालना पड़ रहा है। किरण की आदत से तो मैं भी परेशान हो चुकी हूँ। हर समय बस अपनी सुंदरता को ही निखारने में लगी रहती है। घर की जिम्मेदारी तो जैसे वो भूल ही गई है। पर मैं भी क्या करूं, उसे समझाकर थक चुकी हूं मैं, लेकिन वो समझती ही नहीं। अब मैंने भी उसे समझाना छोड़ दिया है। तू भी जाने दे बेटा। लेकिन माँ, मैं पड़ोस वाली शर्मा बहन जी के पास जा रही हूँ। मेरा समय खराब मत कर अब, और जल्द से जल्द घर का काम निपटा ले। इतना कहकर सुनीता वहाँ से चली जाती है और प्रिया एक बार फिर घर के कामों के बीच में फंस जाती है। अरे, मेरी ये रेड लिपस्टिक तो खत्म हो गई और ये फाउंडेशन भी खत्म होने जा रहा है। तुम क्या रात में भी मेकअप करके सोती हो? आप चुप हो जाइए और मेरे मेकअप के बीच में मत आइए। अच्छा ठीक है, मैं सोने जा रहा हूँ। कहीं आप नाराज तो नहीं हो गए? अच्छा, मुझे माफ कर दीजिए। नहीं, मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ।
तुम अपना मेकअप करो, मुझे तो बहुत तेज नींद आ रही है। अरे सुनिए तो, थोड़ी देर बाद सो जाना, पहले मेरी बात तो सुन लीजिए। क्या कोई जरूरी बात है? हाँ, बहुत जरूरी बात है। अच्छा, तो कहो फिर क्या बात है? सुनिए जी, मेरी लिपस्टिक खत्म हो गई है, प्लीज मुझे एक नई लिपस्टिक दिला दीजिए। वो मेरी फेवरेट लिपस्टिक है। तो ये है तुम्हारी जरूरी बात। एक लिपस्टिक के लिए तुमने मुझे सोने नहीं दिया? नहीं नहीं, सिर्फ लिपस्टिक की बात नहीं, मुझे एक सनस्क्रीन और फाउंडेशन भी चाहिए। प्लीज मुझे दिला दीजिए, नहीं तो आप मुझे पैसे दे दीजिए, मैं ऑनलाइन शॉपिंग कर लूंगी। अच्छा, तो पूरी मेकअप किट चाहिए तुम्हें? मेकअप के अलावा तुम्हें कभी कुछ और नहीं सोचता क्या? आप ये सब बात छोड़िए, आप ये बताइए कि आप मुझे इसके लिए पैसे दे रहे हैं या फिर आप खुद मार्केट से मुझे ये सब ला कर देंगे। इन दिनों ऑफिस में बहुत ज्यादा काम है, इसलिए मुझे मार्केट जाने का टाइम ही नहीं मिलेगा। तो तुम मुझसे पैसे ले लो और ऑनलाइन अपना मेकअप का सामान मंगा लेना। अच्छा ठीक है, तो लाइए फिर 8,000 रुपए। क्या 8,000 रुपए? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, मेकअप के 4 सामान के लिए 8,000 रुपए क्यों चाहिए तुम्हें? मैं तो फिर भी आपसे बहुत कम पैसे ले रही हूँ गौरव जी। 2,500 की तो मेरी ब्रांडेड लिपस्टिक है, 3,000 का फाउंडेशन और 2,000 की सनस्क्रीन, और सोच रही हूँ कि 500 रुपए का एक सीरम भी खरीद लूँ। एक मामूली लिपस्टिक तो 200 रुपए की भी मिल जाती है। तुम ऐसी कौन सी लिपस्टिक ले रही हो जो 2,500 की? देखिए जी, मैं कोई ऐसा वैसा मेकअप इस्तेमाल नहीं करती, मेरे सारे मेकअप प्रोडक्ट अच्छी कंपनी के हैं, इसलिए थोड़े से महंगे हैं। आप जल्दी से पैसे दे दीजिए बस। तुम्हारा मेकअप किसी दिन मुझे कंगाल ना कर दे। थोड़ा मेकअप पर खर्चा करना कम कर दो। गौरव की बातें सुनकर किरण गुस्से से मुंह फुलाकर बैठ जाती है। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें 8,000 रुपए देता हूँ तुम्हारे मेकअप के सामान के लिए, लेकिन एक शर्त पर, अगले 3 महीने तक तुम अपने मेकअप पर 1 रुपया भी खर्च नहीं करोगी। अच्छा ठीक है। ठीक है, फिर अब तो गुस्सा छोड़ दो। ठीक है, और आप अब सो जाइए, बहुत रात हो गई है। आज बहू कहीं नहीं दिखाई दे रही। प्रिया, तूने देखा अपनी भाभी को? और कहाँ होगी भाभी? अपने कमरे में बैठकर मेकअप ही लगा रही होगी। जरा देखकर तो आ, सुबह से कमरे से बाहर क्यों नहीं आई है ये? अच्छा ठीक है माँ। प्रिया किरण के कमरे में जाती है। आप यहाँ क्या कर रही हैं भाभी? सुबह से अपने कमरे से बाहर क्यों नहीं आई हैं? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ हाँ, मेरी तबीयत ठीक है और मैं थोड़ी देर में बाहर आ जाऊंगी। वो तो ठीक है, मगर आप दीवार की तरफ देखकर क्यों बात कर रही हैं? मेरी तरफ देखकर बोलिए। मुझे तुमसे जो कहना था मैंने कह दिया है, अब तुम कमरे से बाहर जा सकती हो प्रिया। किरण प्रिया से मुंह छिपाकर बात कर रही थी। अपनी भाभी की यह हरकत प्रिया को थोड़ी अजीब लगती है। कुछ तो गड़बड़ है, ये जानना ही पड़ेगा कि आखिर भाभी मुझसे मुंह क्यों छुपा रही है। ऐसा सोचकर प्रिया अचानक भाभी के सामने आ ही जाती है, और जैसे ही प्रिया अपनी भाभी का चेहरा देखती है, उसकी हंसी रुके से भी नहीं रुकती है। भाभी, आपकी शक्ल, भाभी आपका ये चेहरा कैसा हो गया? ये आपके चेहरे को क्या हो गया? बिल्कुल बंदर जैसी लग रही हो आप। माफ करना भाभी, मगर हाँ, मेरी हंसी नहीं रुक रही है। प्रिया के हंसते हंसते पेट में दर्द हो जाता है और प्रिया अपनी माँ को अपनी भाभी के कमरे में बुला लेती है। माँ, जरा आकर देखिए तो भाभी को क्या हुआ है। माँ जल्दी आइए। प्रिया की आवाज सुनकर सुनीता भागी भागी किरण के कमरे में जाती है। क्या हो गया मेरी बहू को? सब सही तो है? मैं ठीक हूँ माँ जी, कुछ नहीं हुआ है। तो इधर देखकर बात करना बहू। माँ, भाभी आपको चेहरा नहीं दिखाएंगी, आप ही इधर आकर भाभी का चेहरा देख लो। ऐसा क्या हो गया इसे जो ये सबसे चेहरा छुपा रही है? जब सुनीता भी किरण का चेहरा देखती है तो वो भी हंसी से लोटपोट हो जाती है। बहू, आज ये कौन सा नया मेकअप कर लिया तूने? हमने तो आज तक नहीं देखा।
माँ जी, मैंने एक नया फेस पैक ट्राई किया था और उसे लगाने के बाद बाहू, ये तो तेरे ज्यादा मेकअप करने का साइड इफेक्ट है। किरण को देखकर प्रिया और सुनीता खूब हंसते हैं और बेचारी किरण अपना चेहरा सबसे छुपाए फिरती रहती है। और इस दिन के बाद से किरण का ज्यादा मेकअप करने का क्रेज भी थोड़ा कम हो जाता है।